हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध यात्रा में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च डेटा, नेचर ऑफ रिसर्च डेटा इन एजुकेशन। अगर आप लोग इस व्याख्यान को, इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह समझ में आसानी से आए। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च डेटा इन एजुकेशन। शोध पद्धतियों पर प्रकृति। शिक्षा में शोध पद्धति की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी प्रकृति, नेचर क्या होता है। नेचर ऑफ रिसर्च डेटा। नेचर वास्तव में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करते समय जो भी आप तथ्यों का संकलन करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं, वो कैसा होता है एक्चुअली। इट इज प्राइमरली इम्पीरिकल। इम्पीरिकल को आप कह सकते हैं अनुभव जन्य होता है ना, जिसको आप खुद एक्सपीरियंस के द्वारा एकत्रित कर रहे हैं। कॉन्टेक्चुअल होता है। कॉन्टेक्चुअल मीन्स इट इज अ प्रासंगिक। हिंदी में कौन से कहते हैं, ये प्रासंगिक है। कैसा है ये, प्रासंगिक है। जो हम काम कर रहे हैं उसी से संबंधित रहता है। साथ ही साथ जो भी हम प्रदत्त ले रहे हैं ये हमेशा सिस्टमैटिक होता है ना, व्यवस्थित होता है। तो कैसा हो गया आपका नेचर। प्रकृति कैसी है रिसर्च की। रिसर्च की प्रकृति होती है किसी एम्पिरिकल, कॉन्टेक्चुअल एंड सिस्टमैटिक। जनरली जो भी आप प्रदत्त एकत्रित करते हैं, है ना, ये किससे डीलिंग करता है। डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन। जितने भी ह्यूमन होते हैं, पहली बात बिहेवियर, है ना, किससे संबंधित होते हैं। जो आप जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, मनुष्यों के स्वभाव व्यवहार से संबंधित आप जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं मानव का स्वभाव कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, स्थिर नहीं है, एक सा नहीं होता हमेशा। साथ ही साथ आप जो भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं वो जान होती है संबंधित अधिगम प्रोसेस से। मतलब जो कुछ भी आप अधिगम प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित जो भी जानकारियां आप इकट्ठा कर रही है। साथ ही साथ तीसरी बात, यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन आप कर रहे हैं, है ना, आप इंटरव्यूज ले रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, है ना, या ओपिनियन ले रहे हैं, उससे जब जानकारी एकत्रित कर रहे हैं तो पहला की आपकी सोशल इंटरेक्शन की। जब टीचिंग मेथड को आप देखना चाह रहे हैं कि हाँ मैं इस नई मेथड से पढ़ाऊंगी तो क्या उससे मुझे बेहतर परिणाम मिलेंगे, तो वो सब किससे संबंधित हो जाएंगे, आपकी लर्निंग प्रोसेस से संबंधित हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी। जनरली जो भी आप जानकारियां एकत्रित करते हैं, है ना, जो इंफॉर्मेशन एकत्रित कर रहे हैं जिनको कि हम प्रदत्त कहते हैं, एक कंबाइंस न्यूमेरिकल डाटा, है ना, संख्या के रूप में प्रदत्त हो सकते हैं। ठीक है ना। तो संख्या के रूप में है अगर, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट स्कोर। आपने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर आपने कोई परीक्षण लगाया और परीक्षण के पश्चात आपने उस परीक्षण का मापन किया, मापन करने के बाद आपके पास उस टेस्ट के स्कोर आ जाते हैं। ठीक है, प्राप्तांक आपके पास आ गए। पहला कंडीशन ये होगा, एक तो इस तरह का आपके पास प्रोडक्ट हो सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव डाटा। डिस्क्रिप्टिव डाटा मतलब जो कि कैसे है, विस्तार में है ना। विस्तार में जानकारी जब एकत्रित कर रहे हैं आप, तो किस रूप में आपकी एकत्रित होती है, आप इंटरव्यूज लेते हैं तो लोग आप इंटरव्यू में जो भी आप साक्षात्कार ले रहे हैं, साक्षात्कार में आपने जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपके पास जानकारियां एकत्रित हो रही। या फिर आप ना किसी भी समूह का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन करते समय आप उस जानकारी को लिख रहे हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया। ये किस तरह की आपके जान इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है, डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक। ठीक है, व्याख्या के रूप में आपके पास जानकारियां आती है। ये जानकारियां हम क्यों इकट्ठी करते हैं, टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्लासरूम प्रॉब्लम्स। जो सामान्यतः हमारे जिन समस्याओं पर हम फोकस कर रहे हैं क्लास में टीचिंग करते समय, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम इस तरह की जानकारी को इकट्ठा करते हैं, है ना। साथ ही साथ हम एज ए रिसर्चर ये भी चाहते हैं कि हमारी टीचिंग जो हो कैसे इम्प्रूव हो, इफेक्टिव हो, है ना। हम चाहते हैं कि इसका प्रभाव ज्यादा पड़ जाए, प्रभाव ज्यादा हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बिकॉज इट फोकस ऑन पीपल रादर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो जो भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है, विद्यार्थियों के ऊपर होता है। अगर आप विद्यार्थियों पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस स्टूडेंट्स पे होगा। अगर आप टीचर्स के ऊपर कर रहे हैं तो टीचर से रिलेटेड होगा।
तो जिससे संबंधित आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित ही आपकी जानकारियां एकत्रित होगी। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेचर ऑफ डाटा कैसा होगा, किसी भी पद्धति की प्रकृति कैसे होगी, किसी भी पद्धति की प्रकृति सब्जेक्टिव, डायनेमिक और इथिकल थी। ठीक है ना। सब्जेक्टिव आप जानते हैं विषय वस्तुनिष्ठ हो जाती है, गतिशीलता होती है जो भी पद्धति ले रहे हैं, और इथिकल मतलब नैतिकता होती है ना? तो यहाँ पर जो भी आप ले रहे हैं बहुत डिटेल में जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, जो भी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं वो डायनेमिक गतिशील क्यों है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कभी भी एक सा नहीं होता, बदलता रहता है, चेंज कुछ है ये पर कुछ और। साथ ही साथ कैसा है ये इथिकल आप ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। जो नेचर ऑफ डाटा कैसा होता है, सब्जेक्टिव, डायनेमिक और इथिकल। इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल डाटा। जो भी आप सतत जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता होती है एम्पिरिकल, और हम कह सकते हैं एविडेंस बेस्ड। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, एम्पिरिकल मतलब अनुभव जनित, है ना, जिसको आप एविडेंस, जिसका आप प्रूफ सत्यापित कर सके, तो क्या कहलाता है एम्पिरिकल और एविडेंस बेस्ड डाटा। तो एक्चुअल एक्सपीरियंस जो होता है रादर देन थ्योरी पे ना होके कैसा होता है ये एक्चुअल, आके एक्चुअल थ्योरी, एक्चुअल एक्सपीरियंस जो भी आप अनुभव कर रहे हैं क्लासरूम में आप डेटा कलेक्शन करते समय उस पर बेस्ड होता है पूरा पूरा बात। समझ में आ रही है। दूसरा प्रकार विशेषता होती है सिस्टमैटिक एंड रिगरस। जो भी आप डेटा ले रहे हैं वो कैसा होता है, वो आपका सिस्टमैटिक होता है ना, और रिगरस होता है, व्यवस्थित होता है और रिगरस होता है। ठीक है। इस तरह का जो प्रोडक्ट होते हैं आप हाईली स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी को यूज करके आप यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करें। ठीक है ना। इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप साथ ही साथ इसमें सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी डाटा आपका आ रहा है कैसा आ रहा है, आपका संख्या में क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास कलेक्ट होता है। ठीक है ना, जिसमें जिससे कि आप रिलायबिलिटी की एंश्योर कर सकते हैं कि विश्वसनीयता। तीसरी विशेषता होती है कॉन्टेक्स्ट सिस्टम स्पेसिफिक। ये आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य से रिलेटेड होते हैं, परंतु यहाँ क्या होता है इट इज नॉट यूनिवर्सल, है ना। ये पूरे पूरे जो पॉपुलेशन है उसको कवर ना करके बल्कि आप किसी एक स्टूल को लेकर काम करते जाए। ठीक है ना, जैसे आपने अर्बन को लिया या आपने हाई इनकम वाले बच्चों को ले लिया, तो किसी एक ही पॉइंट पर फोकस करके जब काम करते हैं, जब जानकारियां एकत्रित होती हैं, वो जानकारियां क्या कहलाती है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जानकारियां कहलाती। चौथी विशेषता होती है मिक्स मैथोडोलॉजी। मिक्स्ड मैथोडोलॉजी जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, वहां पर आप जो प्रविधि यूज कर रहे हैं, विधि यूज कर रहे हैं, दोनों प्रकार की हो सकती है। वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, गुणात्मक भी हो सकती है और संख्यात्मक भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ दोनों का यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस पैटर्न को आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए। पांचवा होता है इथिकल एंड ह्यूमन सेंट्रिक। इथिकल एंड ह्यूमन सेंट्रिक जो विशेषता है डाटा की, इसमें जो भी आप डेटा ले रहे हैं वो कहाँ से एकत्रित कर रहे हैं, आप जानकारी एकत्रित कर रहे हैं विद्यार्थियों के द्वारा, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। इसलिए ये एक्चुअली ये हाई इथिकल स्टैंडर्ड फॉर प्राइवेसी और कंसेंट को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। आप जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं किसी विद्यार्थी की गहराई से उसके एक एक एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो सारी चीजें कैसी है, प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे और कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है। छठी विशेषता होती है डायनेमिक और फ्लीटिंग। डायनेमिक मतलब गतिशीलता हो जाती है, और फ्लीटिंग मीन्स क्षण भंग ना, अभी है और दूसरे क्षण फिर बदल गया, परिवर्तनशील है। तो जनरली जो ह्यूमन बिहेवियर है, हम जब स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की, तो ह्यूमन बिहेवियर अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ और होता है बहुत तेजी से। जैसे नदी का पानी बहता है एक जगह, कभी भी इकट्ठा नहीं होता, इसी प्रकार
ह्यूमन का बिहेवियर, जो मनुष्यों का व्यवहार है, वह भी हमेशा गतिशील होता है, गतिशीलता होती है। ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, आपकी, जो आप प्रोडक्ट एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कैसे है, एम्पिरिकल है, सिस्टमेटिक है, कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक है, और साथ ही साथ मिक्स मेथोडोलॉजी भी यूज हो सकती है, एथिकल, ह्यूमन कंसेंट्रिक भी होती है, और डायनेमिक फ्री है। ठीक है, तो ये होगी इसकी विशेषता है। अब हम बात करते हैं मेजर टाइप ऑफ एजुकेशनल डाटा, कौन कौन प्रकार, कितने प्रकार के एजुकेशनल डेटा। सामान्यतः जो भी डाटा होते हैं मेजर, पहले भी मैंने डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जो कि न्यूमेरिकल है, इनको अपन बोलते हैं संख्यात्मक। जिनकी हमारे पास प्रदत्त होते हैं वो स्टोर के रूप में या संख्या के रूप में आते थे। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं या डेटा जो भी आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास, टेस्ट के रूप में। दूसरा प्रकार का डेटा होता है क्वालिटेटिव डेटा, जैसे डिस्क्रिप्टिव डेटा भी कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारियों को आप केवल इकट्ठा कर रहे हैं, केवल जानकारियों को देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसपे जो प्रश्न होता है, जिस प्रश्न को उत्तर हमको ढूंढना होता है, हाउ एंड वाई। ठीक है, हाउ और वाई के लिए आप जो भी जानकारी एकत्रित करते हैं सब कैसे होती है, डिस्क्रिप्टिव। तीसरे प्रकार का डाटा होता है परफॉर्मेंस डाटा। परफॉर्मेंस डाटा जो होता है डायरेक्ट मेजर स्टूडेंट लर्निंग, सीधे सीधे जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको अपन मेजर कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। ठीक है, और उससे जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, जानकारी आ रही है, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस डाटा, जो बच्चे ने परफॉर्म किया। परसेप्शन डाटा, जो आप परसीव कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन अबाउट बिलीव्स, एटीट्यूड और ओपिनियन। स्टूडेंट्स की हो सकती है बिलीव्स, है ना, वो किस चीज में विश्वास करते हैं, उनका किसी भी चीज को लेकर एटीट्यूड क्या है, उनका ओपिनियन क्या है। टीचर्स के लिए आप कर सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनको लेकर कर सकते हैं। फिर कैसा आ जाता है, परसेप्शन डाटा कहलाता है। इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं परसेप्शन डाटा ध्यान करते। पांचवा प्रकार होता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक डेटा मतलब जहां पर कि आप इंफॉर्मेशन को, स्टूडेंट से पूरे बैकग्राउंड को एक ग्राफिकली फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कहलाता है डेमोग्राफिक टेक्निक। तो मुख्य तौर से पांच प्रकार के एजुकेशनल डाटा होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप जब आप अपना काम शुरू करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस प्रकार का डाटा वहां पर लिया है। आइए अब हम बात करते हैं टिपिकल सोर्स ऑफ एजुकेशनल डेटा। डाटा का आपका स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, आप कहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहला स्रोत होता है क्लासरूम के साथ, क्लास में बच्चों से अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करा रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाह रहे हैं कि हमें एक नई मेथड से पढ़ा रहे हैं क्लास में, और दूसरे को ट्रेडिशन एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज कर रहे हैं, और दोनों ही आपने जो कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दोनों को आपने अलग अलग गतिविधियां कराई थी ना। या फिर आपने कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो खेल खेल के पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को आप लिख के पढ़वा रहे हैं, या रीडिंग करने के लिए अपने लाइब्रेरी में जाकर रीड करिए। तो अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा आप बच्चों को। दूसरा प्रकार सोर्स होता है स्कूल और डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड। स्कूल लेवल पे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं स्कूल बच्चे के, जो अपने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं, संचय अभिलेख, है ना। बच्चे की अटेंडेंस आ जाती है, बच्चे के जो मार्क्स आते हैं, स्कोरिंग आती है ना, या कोई बीमार तो नहीं है, खेल कूद में कैसा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिकॉर्ड होते हैं स्कूल के बारे में, वो आप एकत्रित करते हैं। यहाँ से भी आपको डाटा, काफी सारा डाटा मिल जाता है, तुरंत मिलता है। तीसरा है एक्सटर्नल असेसमेंट। आप एक्सटर्नल असेसमेंट के थ्रू भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो असेसमेंट आप करते हैं वो स्टैंडर्ड टेस्ट को आप यूज करके डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चौथा होता है इंटरव्यू एंड सर्वे। आप साक्षात्कार करेंगे, सर्वे करेंगे, और उससे आपको कुछ जानकारी को एकत्रित करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे चार प्रकार के सोर्सेस हैं जिन सोर्सेस के द्वारा आप तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं यूनिक
challenges of educational data जब आप एकत्रित करते हैं, एकत्रित करते समय हमें कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमको फेस करना पड़ता है। सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की, विषय वस्तुनिष्ठ। हम कितना ज्यादा जो रिसर्चर है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, डाटा कलेक्ट करते समय वो कितना ऑब्जर्वेशन करते समय कितना इन्वॉल्व हो रहा है, अपना माइंड यूज नहीं कर रहा है, सब्जेक्टिव तो नहीं हो रहा है, बायस तो नहीं हो रहा है कई बार, है ना। तो सब्जेक्टिविटी बढ़ जाने के चांसेस हो, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, क्योंकि जैसे आप लर्निंग, आप क्लासरूम में लर्निंग को आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग को मेजर करते समय क्या हुआ कि आपने बच्चे के पास दूसरे भी उसके पास एक्सपीरियंसेस थे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, या घर में वो क्लासरूम में ट्यूटर ले रहा है वगैरह, अलग अलग तरह के यहाँ कॉम्प्लेक्सेस आ सकते हैं। होम में, टीचर्स में ना, टीचर अलग बदल गया, दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो उससे भी कई बार हमारा उसका परफॉर्मेंस लेवल जो अलग अलग हो जाता है। तीसरी बात, करप्शन एंड डिस्टॉर्शन। आप तत्वों को कलेक्ट करते समय कई बार कहीं करप्शन का सामना करना पड़ता है या डिस्टॉर्शन का हो जाता है ना, डाटा डिपॉजिट। तो मेमोरी बेस्ड डाटा हम जब ले रहे हैं उसमें भी कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो इन चैलेंजेस को भी आप ध्यान रखेंगे, ये सब चैलेंजेस हमको कम से कम फेस करने। इतनी बात समझ में आ रही। तो आज हमने प्रकृति को समझने, नेचर ऑफ रिसर्च समझने, नेचर क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या की, ये मुख्य प्रकार से एजुकेशनल डाटा कौन कौन से होते हैं, और टाइप के रिसर्च डेटा कितने प्रकार के हैं, और डाटा इकट्ठा करते समय कौन कौन से चैलेंजेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और पूरा देखने के पश्चात आप लोग इस लेक्चर को, सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।